हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है ये नॉस्ट्रिल से, जो हमारी नाक है या नेजल ओपनिंग है वहाँ से स्टार्ट होता है। और उसमें नॉस्ट्रिल के बाद फिर नेजल चैम्बर होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉस्ट्रिल है, ये नेजल चैम्बर है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम दो हिस्से में बटा होता है, अपर और लोअर में। तो अपर का मतलब, अब ये जो आप एरिया देख रहे हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया से ऊपर का जो हिस्सा है ये आपका आ जाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ट्रैकिया और उसके नीचे का जो एरिया है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये ट्रैकिया, लंग्स, ये सब है। ये यहाँ से ऊपर का जितना भी पोर्शन है, ये सब जितना भी पोर्शन है ये सब आ जाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें जो आपका सबसे पहला जो होता है, ये जो एरिया है ये फेरिंग्स बोला जाता है। मतलब नेजल कैविटी के पीछे का पूरा एरिया फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स क्या चीज़ है? नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू फेरिंग्स, ए पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। कहने का मतलब नेजल कैविटी के पीछे का, ओरल कैविटी के पीछे का और लैरिंग्स के पीछे का, गले के पीछे का, जो तीनों हिस्सा है वो मिला करके फेरिंग्स होता है। और ये फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इधर से एयर जा रही है और इधर से फूड जा रहा है। ये ओरल कैविटी है, ये बीच में आप जो गैप देख रहे हैं ये ओरल कैविटी है। इधर से फूड वगैरह जाते हैं, फूड और वाटर, इधर से एयर आती है। तो ये जो पोर्शन है आपका ये कॉमन पैसेज है। इसके बाद एयर इधर एंट्री कर जाएगी ट्रैकिया के अंदर और फूड इधर को जाएगा ऐसे। तो एक तरह से क्रॉस पैटर्न आप देख रहे हैं, इधर से एयर आके इधर आगे को जा रही है, पीछे से आके आगे को जा रही है, और आगे से फूड जाके पीछे को जाता है। ये जो हिस्सा है ये ईसोफेगस है ना, जहाँ भोजन जाता है नीचे की तरफ, फूड जाता है हमारा। ये ट्रैकिया है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है जहाँ से लंग्स में एयर जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक क्रॉस पैटर्न होता है, यहाँ से इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे जाएगा। अब सवाल ये है कि इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो इसके पीछे का ये फेरिंग्स पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो नेजल कैविटी के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजल कैविटी के पीछे नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे, माउथ के पीछे, माउथ को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो ओरल कैविटी के पीछे का हिस्सा, ये जो पोर्शन है ये हो गया ओरोफेरिंग्स। यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन फेरिंग्स पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इस जगह से लेके इस जगह तक। ये आप देख रहे हैं यहाँ फेरिंग्स हमने दिखा है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसके पीछे का हिस्सा नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे का ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स यानी गले के पीछे का हिस्सा लैरिंगोफेरिंग्स, या इसको हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा पीछे का जो पैसेज है वो क्या है? फेरिंग्स है। यानी हमारे मुंह के पीछे, नाक के पीछे, गले के पीछे, तीनों हिस्सा हो गया। नाक के पीछे ये हो गया, मुंह के पीछे ये हो गया, पीछे की तरफ का हिस्सा, और गले के पीछे तरफ का हिस्सा। ये एक पूरा एक रूट, एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, और इसके तीन हिस्से हो गए। अब यहाँ से जो एयर आएगी ऐसे, वो चली जाएगी ट्रैकिया के अंदर। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस। ये ऐसे बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो खाना इसके अंदर एंट्री नहीं करने वाला, एक ढक्कन की तरह होता है, लीड की तरह होता है, जो इसे बंद हो जाता है। जब ये इसे बंद हो जाएगा तो भोजन इधर को नहीं आने पाएगा, भोजन सीधा ऐसे चला जाएगा नीचे को। तो ये आप समझ रहे होंगे, ये बिल्कुल माइन्यूट स्ट्रक्चर है। इसको हमने, ये लीड की तरह आपको दिख रहा होगा, इसको इपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब हमारा वॉइस बॉक्स, जैसे हमारी आवाज़ निकलती है। अब आवाज़ कैसे निकलती है? लैरिंग्स के अंदर ऐसे दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और जैसे कि उसके बीच से जब एयर पास होती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ निकलती है। इसीलिए लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी लैरिंग्स के अंदर ऐसे दो मेम्ब्रेन होती हैं। अगर लैरिंग्स हमारा इस तरह से मान लीजिए है, मान लीजिए एक पाइप की तरह लैरिंग्स है, तो उसके बीच में ऐसे दो मेम्ब्रेन होती हैं बिल्कुल बीच से। ये पाइप है, ये पूरा ऐसे विंड पाइप है, तो ऐसे दो मेम्ब्रेन होती हैं, और इन दो मेम्ब्रेन के बीच में इस तरह से स्पेस होता है। तो जब इसके बीच में से एयर पास होती है तो इस पर वाइब्रेशन होता है। इसमें वाइब्रेशन होने की वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए लैरिंग्स को अगर हम ऊपर से देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ये वोकल कार्ड्स बोला जाता है इनको, ठीक है। अब इसी के बीच में से एयर जब पास होती है तो
इनके वाइब्रेशन से, इन्हीं वोकल कार्ड के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये कहाँ होता है? इसी लैरिंग्स के अंदर होता है। ये जो लैरिंग्स आप देख रहे हैं, ये ऐसे तिकोना सा स्ट्रक्चर, ये आपका लैरिंग्स है। इसी के अंदर ये वोकल कार्ड्स होते हैं और इन्हीं के बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। ये जो वोकल कार्ड्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है, इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। तो इसीलिए इस ढक्कन को हम लोग इपीग्लॉटिस बोलते हैं। एक मस्कुलेचर स्ट्रक्चर होता है जो इसको बंद कर देता है ज़रूरत पड़ने पे। तो इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय बात मत करिए। अगर बात करेंगे तो ये ओपन होगा, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होनी है, तो ये खाना आपका इधर जा सकता है। कभी कभी खांसी आ जाती है बातचीत करते समय, या सडन कभी अचानक से सांस तेजी से लिए खाना खा रहे हैं तो कभी कभी खांसी आ जाती है। वो यही चक्कर होता है, फूड पार्टिकल झटके से इधर आता है, या पानी कभी पीते समय सरक जाता है कहते हैं। तो वही चीज़ है, ये आईलेट लीड जो है खुला होता है और फूड इधर को आ जाता है। जो आ जाता है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो इसको बाहर को फेंक देता है। यहाँ पे नाइजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, फेरिंग्स के 3 पार्ट हो गए। इसके बाद इधर नीचे एसोफेगस है, जो फूड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। तो हम लोग अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आप समझ गए होंगे कि इसमें फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होता है, नाइजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जिसमें फूड एंड एयर दोनों का पैसेज होता है। तो ये कॉमन पैथवे की तरह है ना। एक यहाँ पे आप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे एक क्रॉसिंग की तरह है, यहाँ से इधर को मूवमेंट हो रहा है, इधर से इधर को मूवमेंट हो रहा है। ओरल कैविटी से इसोफेगस की तरफ और नेजल कैविटी से ट्रैकिया की तरफ। तो एक क्रॉसिंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान रखिएगा किस तरह से होता है। और ग्लाटिस और इपीग्लॉटिस भी आप समझ गए होंगे। ग्लाटिस एक लीड की तरह होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो कुछ समय के लिए, सेकेंड्स के लिए क्लोज होता है। जैसे हम निकलते हैं अंदर की तरफ तो वो बंद होता है। और लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसके अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं। इस तरह से वोकल कार्ड्स अगर ऊपर से आप देखिए तो इस तरह से स्ट्रिंग की तरह दिखाई देंगे और उन्हीं के वाइब्रेशन से आपका साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इसको लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रैकिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ट्रैकिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका एपिग्लॉटिस और लैरिंग्स का पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे। तो ट्रैकिया में क्या चीज़ है, इसमें हम देखते हैं कि ट्रैकिया जो होती है वो एक विंड पाइप है, ठीक है ना। स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, है ना। मिड थोरेसिक, ये पूरा जो हमारा होता है ये थोरेक्स होता है, जो चेस्ट होता है हमारा, ये पूरा है, ठीक है। तो ये हमारा चेस्ट है पूरा, इस तरह से आप देखते हैं। रिब्स इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रिब्स होती हैं और इसके अंदर ये पूरा हमारा लंग्स होता है। तो ट्रैकिया इसमें लगभग मिड तक जाती है। मिड तक जाने के बाद ये डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होके दोनों तरफ लंग्स में चली जाती है। तो क्या होता है, ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम क्या आप कह सकते हैं कि लैरिंग्स या एपिग्लॉटिस टू या नेक टू मिड थोरेसिक कैविटी, है ना। तो मिड थोरेसिक कैविटी जाती है विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो 5th थोरेसिक पीछे की तरफ जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वहां पर करीब 5th के लेवल पे जाके ये दोनों तरफ ऐसे डिवाइड होती है। यानी ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांकस, है ना। 2 ब्रांकस या ब्रांकस का प्लूरल जो होता है वो ब्रांकाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। फिर ये डिवाइड होगा सेकेंडरी में, फिर वो टर्शियरी में, फिर क्या होगा, वो ब्रांकियोल्स में डेवलप होगा। ब्रांकियोल्स के बाद फिर हम उसमें जो है ये डिवाइड होता चला जाता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी के बाद फिर टर्शियरी, फिर लास्ट में ब्रांकियोल्स होता है। ब्रांकियोल्स बिल्कुल एंड पॉइंट है एक तरह से। उसके बाद एलोलाई होते हैं, है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको एल्वोलाई कहते हैं। एक्चुअल जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इसी के अंदर होता है। तो उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका नॉर्मल एनाटॉमी समझ लें। तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर डिवाइड होता है और ये दोनों तरफ लंग्स होते हैं, है ना, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब लेफ्ट लंग जो होता है वो 2 लोब का बना होता है, अपर और लोअर लोब, जबकि राइट लंग जो होता है वो 3 लोब का बना होता है, अपर, लोअर एंड मिडिल लोब, ठीक है। ये
आप जानते रहिएगा। इसीलिए राइट लंग थोड़ा सा बड़ा भी होता है, क्योंकि लेफ्ट लंग थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ दबा होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है हमारा, तो हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट को होता है, ठीक है, बिल्कुल मिड में ना होकर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, इसीलिए लेफ्ट जो लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हार्ट, है ना। तो यहाँ पे हार्ट बिल्कुल बीच में ना होकर थोड़ा सा साइड में होता है, और आपका ये थोड़ा 2 लोब होते हैं, इसमें 2 लोब्स होते हैं, जबकि इसमें राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। तो सबसे जो अब हमने देखा कि प्राइमरी ये ब्रोंकस है, फिर ये सेकेंडरी हुआ, फिर ये टर्सीरी हुआ, फिर जो लास्ट पॉइंट है एकदम एल्वेलाई के पास वाला हिस्सा है, इसी तरह थोड़े थोड़े और डिवीजन हो जाते हैं। तो जो टर्मिनल होता है वो ब्रांकियोल्स बोला जाता है, बिल्कुल महीन पाइप की तरह एकदम महीन बिल्कुल ट्यूब्स होती हैं, उनको हम लोग ब्रांकियोल्स होते हैं, ठीक है। ब्रांकियोल्स फिर जो है फाइनली एंड हो जाता है किसमें, एल्वेलाइज में। ये जो बैलून लाइक आपका स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये एल्वेलाई है। तो एल्वेलाई जो है क्या है, वेरी थिन इरेगुलर वार्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। ये जो आप यहाँ पे ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही एल्वेलाई है। और कैसा होता है, थिन होता है, थिन वाल्ड होता है, इरेगुलर वाल्ड होती है वेस्कुलराइज। एक बैलून लाइक, ये जैसे कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, महीन लाखों की संख्या में होते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को लंग्स के बढ़ा देते हैं। अगर ऐसे खाली एक चैम्बर हो पूरा तो गैसेस एक्सचेंज उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये महीन 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 बहुत सारे बैग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और एक्चुअली इन्हीं के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है इस तरह से। तो बहुत छोटे से लंग्स में बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रैकिया होता है इसमें इनकम्प्लीट रिंग होते हैं, सी शेप्ड। सी शेप्ड का मतलब ऐसे, है ना, ऐसे सी शेप्ड, यानी ये आगे की तरफ से ऐसे होता है, आगे की तरफ से ऐसे, इस तरह से ये आगे की तरफ से ऐसे सी शेप्ड होता है। पीछे पूरा कंप्लीट नहीं होता, आगे की तरफ से आधा आधा ऐसे इनकम्प्लीट होता है, आधे से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये पूरा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं। क्यों होती हैं ये रिंग्स, ये रिंग्स इसलिए होती है कि थोड़ी सी ये हार्ड होती है, जैसे हमारे कान की हड्डी है ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो ये कान को एक शेप दिए रहता है ना। ऐसे कान हड्डी ना होते एकदम बिल्कुल लुचपुच हो जाएगा। तो ट्रैकिया आपस में चिपकने ना पाए, एयर जब इसमें से आएगी जाएगी तो ये चिपकने ना पावे, इसीलिए उस थोड़ा सा उसको सपोर्ट करता है, कड़ा रखता है, थोड़ा सा हार्ड रखता है ना। एक स्ट्रक्चर दिए रहता है कि बिल्कुल ऐसे किसी पाइप में कोई एयर जाएगी और अगर वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा तो वो चिपक सकता है, लेकिन कार्टिलेजरस रिंग उसको चिपकने नहीं देती है। तो ये इसका फायदा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नीचे आए थोड़ा सा, तो इसमें क्या होगा, जो लंग्स होते हैं उनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ होती है। ये आप देख रहे होंगे, पिंक से देख रहे हैं, फिर ब्लैक से देख रहे हैं, तो ये दोनों मेम्ब्रेन है जिनको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के लिए जो भी वर्ड आता है वो प्लूरल होता है ना, तो प्लूरा वर्ड लंग्स के लिए होता है। तो इसमें जो अंदर वाली है उसको हम लोग बोलते हैं विसरल आर्गन है, चूंकि विसरल आर्गन होने की वजह से इसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। और जो बाहर की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, ठीक है। तो इस तरह से पैराइटल का मतलब चारों तरफ जो बाहर की तरफ हो, तो विसरल और पैराइटल प्लूरा हो गए। इनके बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, ताकि ये दोनों आपस में फ्रिक्शन ना करें। तो जो बाहर वाला पैराइटल प्लूरा है वो लंग्स से, यानी कि थोरेसिक कैविटी से, जो रिब्स वगैरह हैं मसल से, उनसे जुड़ा होता है, जबकि अंदर वाला जो प्लूरा है वो लंग्स के ऊपर चिपका होता है। तो लंग्स जब फूलता पचकता है तो प्लूरल फ्लूइड जो उनके बीच में है वो उनको फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। अगर ऐसे लंग्स अंदर पंप करेगा तो क्या होगा, वो चेस्ट वॉल से रगड़ खा करके डैमेज हो सकता है। तो एक मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन हो गई, दोनों के बीच में फ्लूइड हो गया, तो उसी फ्लूइड के बीच में वो अपना मूव करता रहता है, तो कोई दिक्कत उसमें रगड़ वगैरह नहीं लगने पाती है। इस तरह से वो फ्रिक्शन लेस हो जाता है ना, एक कुशन की तरह काम करता है। ऐसे हमारे हार्ट में भी होता है, ऐसे बहुत सारे आर्गन हैं जिनमें मेम्ब्रेन्स होती हैं जो उनको रगड़ से बचाती हैं। हमारे एब्डोमेन में भी इस तरह से बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होती हैं जो रगड़ से बचाती हैं, है ना। तो कोई भी आर्गन हमारे बॉडी में बहुत ही सेफ तरीके से बना हुआ है ताकि वो कहीं से भी रगड़ न खाए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये क्यों होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज द क्लोज कंटेक्ट विथ थोरेसिक कैविटी एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कंटेक्ट विथ लंग सरफेस, समझ गए होंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, नॉस्ट्रिल से लेकर के ट्रैकिया से पूरा यहाँ से लेते हुए
आपका ब्रांकियोल्स तक, है ना, ये ब्रांकियोल्स है लास्ट, सबसे थिनेस्ट कर लीजिए या नैरो वेसल जो है वो ब्रांकियोल होती है, सबसे नैरो वेसल लंग में ब्रांकियोल्स होती है, टर्मिनल एक तरह से कह लीजिए, लास्ट बिल्कुल। इसके बाद फिर एलोलाई आ जाते हैं। तो यहां से यहां तक क्या होती है, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रांकियोल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। किस चीज का कंडक्शन, एयर का कंडक्शन, वेयर एज एलोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पायरेटरी आर एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। आप समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत अब बड़ी समझाने वाली बात नहीं रह गई कि नाक से लेकर के पूरा ट्रैकिया वगैरह ये सब लेते हुए जितना भी ब्रांक्यूल्स वगैरह है, ये सब क्या है, ये सब एयर पैसेज का काम करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक चैनल की तरह काम करते हैं। एक्चुअल जो ट्रांस होता है, एक्सचेंज होता है, वो इन्हीं एलोलाइज के अंदर होता है। तो इस तरह से ये पूरा एल्वोलाई जो है या उनका जो डक्ट है वो रेस्पायरेटरी आर एक्सचेंज पार्ट आप होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वोलाई एंड क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाई एंड आल्सो ब्रिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। अब ये जो पूरा पैसेज है वो क्या करता है, ऐसे कई काम हैं। एक तो वो एयर का ट्रांसडक्शन तो कर ही रहा है, कंडक्शन तो कर ही रहा है। इसके अलावा डिफरेंट जो जितने भी इसमें अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, तो उनमें जो भी एयर आ रहे हैं, नाक से ही शुरू हो जाता है। नाक में आप देखोगे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो तो उसी में रुक जाते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो ट्रैकिया में आकर के निकाल लिया जाएगा उससे। इसके अलावा ट्रैकिया से पहले ही जनरली सारे जो है डस्ट पार्टिकल वगैरह निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद बहुत कोई फाइन पार्टिकल है तभी वो ट्रैकिया में जा पाता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, जैसे हम देखेंगे हमारे नाक की नेजल कैविटी जो होती है थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, ट्रैकिया भी मॉइस्ट होता है, तो ये एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिटी उसमें लाता है। अगर एयर ड्राई है तो उसको ह्यूमिड बनाएगा। ये ह्यूमिड होना जरूरी होता है, नहीं तो ये टिश्यू को डैमेज कर सकता है। एयर का हल्का ह्यूमिड होना भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और होगी यहाँ पे कि जो अगर बाहर की एयर है बहुत गर्म भी हो सकती है, बहुत ठंडी भी हो सकती है, तो वो जब ट्रैकिया के अंदर आएगी या ब्रांकियोल्स ब्रंकस के अंदर आएगी तो वो उसके बॉडी के टेम्परेचर पे आ जाएगी। टेम्परेचर पे आने से फिर वो आगे कोई दिक्कत नहीं करेगा, आसानी से वो एक्सचेंज हो पाएगा। तो इस तरह से एक ट्रैकिया और ये जो पूरा कंडक्टिंग पार्ट है एयर का, वो एयर को इस टाइप इस लायक बना देता है कि वो आसानी से एल्वेलाइज के अंदर एक्सचेंज हो पावे। ठीक है, उसको बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। ठीक है, अब एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब ये जो एल्वेलाई है हमारा, यहाँ छोटे छोटे एल्वेलाई हैं, यही एक्चुअल पार्ट है जहां पे कि एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर यहां तक पहुंच गई, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। अब यहाँ पे ब्लड वेसल इसके चारों तरफ होती हैं, इस एल्वेलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल होती हैं, या मान लीजिए इसके अंदर ही इसके वॉल में होती हैं, और उसी में फिर एक्सचेंज हो जाता है जो बाहर से हवा आ रही है। अब बाहर से जो हवा आ रही है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। जो हमारे ब्लड में जो लंग्स में जा रहा है ब्लड, उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा इन रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू O2 अंदर चली जाएगी ब्लड में और CO2 बाहर निकल जाएगी, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक जो एयर आई है उसमें CO2 का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, और हमारे ब्लड में जो लंग्स में जो ब्लड जा रहा है उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो वो ब्लड से निकल करके चला जाएगा एटमॉस्फेरिक लंग्स के अंदर चला जाएगा, क्या, CO2, और O2 जो है अंदर चला जाएगा ब्लड में, क्योंकि O2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक एयर में ज़्यादा है जबकि ब्लड में बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है। अब लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। ये जो लंग्स हमारा है, बस जो पैसेज है वही है, इसके अलावा इसमें कहीं से भी एयर एंट्री नहीं कर सकती। पूरा एक टाइट चैम्बर की तरह होता है, इसमें ऐसा नहीं कि कहीं और से एयर घुस जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होता है। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड लेटरली बाय रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय डोम शेप्ड डायाफ्राम, है ना। अब अगर हम इस थोरैसिक कैविटी, लंग्स कहाँ पे है हमारा, ये थोरैसिक कैविटी जिसको हम लोग चेस्ट बोलते हैं, है ना। आपका जो चेस्ट है वो कैसा है, चेस्ट में हम देखें तो चेस्ट में क्या होता है, आगे की तरफ जो मिड में हमारी बोन होती है चेस्ट पे, वो
क्या होती है, स्टर्नम होती है। पीछे की तरफ इसके क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा। साइड में क्या होगा, इसके रिब्स होंगे, चारों तरफ ऐसे ऐसे रिब्स होते हैं ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होगी, आगे की तरफ स्टर्नम होगा जो हार्ड पार्ट होता है चेस्ट का। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा डायफ्राम, है ना। लंग्स के और एब्डोमेन के बीच में इस तरह से एक छतरी नुमा डायफ्राम होता है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। और लंग्स, एक लंग्स इस तरफ है, एक लंग्स ऐसे, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए होता है। तो एक लंग इस पर हो गया, एक तरफ इस पे, और ये क्या होगा, और नीचे की तरफ पूरा एब्डोमेन पोर्शन है। तो नीचे एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर थोरेसिक कैविटी हो गई, तो ऊपर चेस्ट हो गया, नीचे एब्डोमेन हो गया। और जब लंग्स रिस्पायर करता है तो ये इस तरह से मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो पेट भी हमारा फूलता पचकता है, क्योंकि ये नीचे को दबाता है ऐसे, है ना। ये डायफ्राम है, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो इन्हीं दोनों के बीच में होता है। बहुत मोटा स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से एक आप जनरल एनाटॉमी इसका समझ गए होंगे कि किस तरह से होता है। तो एनाटॉमी सेटअप ऑफ लंग्स इन द थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग, है ना। तो इस तरह से पूरा सेटअप होता है थोरैक्स का कि एनी चेंज, अगर थोरेसिक कैविटी के वॉल में कुछ भी चेंजिंग होगी तो पल्मोनरी कैविटी में भी चेंजिंग होगा। क्योंकि आपने देखा कि जो प्लूरा होती है, जो पैराइटल प्लूरा है, वो चेस्ट वॉल से जुड़ी होती है। तो जब चेस्ट वॉल मूव करेगी, है ना, हमारा रिब्स जो है वो मूवमेंट करेंगे, तो उसके साथ साथ लंग्स भी अपने आप मूवमेंट करेगा, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिक जो है कि वो करेगा। इसको हम लोग और समझेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि चेस्ट वॉल से पैराइटल प्लूरा जुड़ी हुई है, तो जब चेस्ट मूवमेंट करेगा तो पैराइटल प्लूरा भी अपने आप मूवमेंट करेगी। जब पैराइटल प्लूरा मूवमेंट करेगी तो विसरल प्लूरा भी उससे जुड़ी है, वो भी मूवमेंट करेगी। जब विसरल प्लूरा जुड़ी है तो लंग्स भी अपने आप ही मूवमेंट करेगा। तो जब लंग्स मूवमेंट करेगा तो जो एल्वेलाई हैं उनके अंदर भी एक सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होगा तो बाहर की हवा अंदर आएगी, और जब अंदर प्रेशर बढ़ेगा हवा का तो बाहर निकल जाएगी। इस तरह से पूरा सिस्टम होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो रेस्पायरेशन के हम लोग के कुछ स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रीदिंग आर पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्यूलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो रेस्पायरेशन में वही हमने बताया कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन की वजह से अंदर को आती है, O2 अंदर को आती है, और CO2 जो है वो बाहर को रिलीज होती है। तो जो ये वेंटिलेशन होता है, मूवमेंट होता है लंग्स का, इसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। फिर डिफ्यूजन होगा गैसियस O2 एंड CO2 का, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ये जो एल्वेलाई है इसमें एलुलर मेम्ब्रेन जो होगी उसी में एक्सचेंज होगा। फिर जो यहाँ पे ब्लड वेसल हैं, ये ब्लड वेसल क्या करेंगी, जो भी गैसेज हैं अब ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर वहाँ पे O2 जो है टिश्यूज तक जाएगी, टिश्यूज पे वहाँ पे फिर एक्सचेंज होगा इसी तरह से, क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पायरेशन के लिए, और CO2 वहाँ पे मौजूद होती है। तो एक बार एक्सचेंज वहाँ फिर होगा, वहाँ O2 टिश्यूज में जाएंगी और उनके अंदर जो CO2 है उनको ये ब्लड में आ जाएंगी, और वही CO2 यहाँ आकर के फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो ब्लड हमारा है वो क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करता है। किसके लिए, O2 और CO2 के लिए, और भी चीज़ों के लिए करता है। लेकिन यहाँ पे अगर रेस्पायरेशन के रेस्पेक्ट में देखें तो O2 और CO2 की तरह कैरियर की तरह काम करता है। इसमें आप जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, वो ऑक्सीजन का कैरियर है। उस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जबकि CO2 भी हीमोग्लोबिन से जुड़ता है लेकिन थोड़ा कम जुड़ता है। CO2 मोस्टली जो होता है वो प्लाज्मा के में ज़्यादा डिजॉल्व होकर मूव करता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मूवमेंट होता है इनका। ये एक जनरल स्क्रिप्ट है कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाई सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। सेलुलर रेस्पायरेशन में आप पढ़ चुके हैं कि O2 का क्या रोल होता है और CO2 कैसे निकलती है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सेलुलर रेस्पायरेशन है उसका जो चीज़ें हैं, बाई प्रोडक्ट है, उसको ये ले आता है और O2 को पहुंचा देता है। तो अब जो हम उस समय बात कर रहे थे सेलुलर रेस्पायरेशन की, और ये नॉर्मल रेस्पायरेशन है, तो ये लंग्स का रेस्पायरेशन हो रहा है और वो सेलुलर लेवल पे हो रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा यही अंतर है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रीदिंग और लंग्स का मेनली आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि ब्रीदिंग इसमें कैसे होती है। इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाएंगे कि कैसे ये ब्रीदिंग होती है।